सुनो, लास्ट वाली नदी पढ़ ली थी हमने, गंगा नदी। तंत्र में देख लो, चंबल नदी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जान पाव पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा हो। उससे फिर यहाँ बहुत सारे बांधे बने हुए, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोट्टा, राणा सागर, उसके बाद कोट्टा बैराज, बहुत सारे बांध बने हुए। फेमस है सारे के सारे, सवाल ही पूछे वहां से, बार बार सवाल पूछता। आ जाओ, चंबल के बाद जो अगली नदी आई ना, उसका नाम है सिंध नदी। सिंध नदी, ऊपर से देख लो यमुना नदी आ रही है, यमुना की सहायक नदी पढ़ रहे हैं हम। मुझे भी जो भी यमुना की दाएं तट पर आग मिलती है। पहली चंबल नदी हमने पढ़ ली। चंबल नदी बहुत सुंदर स्वच्छ जल वाली नदी, इसी के कारण यमुना का पानी साफ हो जाता, इसी के कारण यमुना का पानी साफ हो जाता। समझ में आया बात? या उसके बाद हम सिंध के बारे में पढ़ेंगे आज, बेतवा के बारे में और केन के बारे में। तो जो सिंध नदी है ना, पहले समझ लो सिंध नदी कहाँ से निकलती है। जो सिंध नदी की लंबाई उसके लगभग 470 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 2 ही जिलों में फैली हुई है नदी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलती है। नैनवास ताल नामक झील है, क्या नैनवास ताल नामक झील विदिशा जिले से निकलती है। यूपीएससी यहाँ तो कोई सवाल नहीं पूछने का, डोंट वरी। ये भी नहीं पूछने का कि नैनवास ताल कहाँ पड़ा, कभी चर्चाओं में रहा होगा तो पूछेगा, नहीं तो उसका मतलब नहीं है उससे दूर दूर तक। बस ये पूछता, सिंध नदी किसकी सहायक नदी? ये तो फेवरेट सवाल है। एक एस्पिरेंट्स की इतनी जानकारी होनी चाहिए कि सिंध नदी यमुना की सहायक नदी, ये सिंध नदी यमुना की सहायक नदी, यमुना की जो पहली सहायक नदी है ना, पहली ये यमुना जा रही है, तो यमुना अपने आप को इधर रख कर रखो तुम, तो इधर तुम्हारा दाएं तट बैठेगा, उधर बाएं तट बैठेगा। तो दाएं तट पर जो मिलने वाली पहली नदी चंबल नदी थी। चंबल नदी में यहाँ अरावली पर्वत से निकलकर बनास नदी आ रही थी। कल वाले मैप पर सब समझाया। बनास नदी, ये बनास नदी कौन सी? बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? बनास नदी, अकेले नहीं बोलना है, सबके साथ बोलना। बनास नदी या कौन सी नदी? चंबल नदी। कहां से निकल गई? जान पाओ पर्वत, जान बचाओ पर्वत नहीं, जान पाओ पर्वत। वो किसका हिस्सा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। ये निकली यहाँ से। मैंने कहा 3 बैराज बने हुए, 3 बड़े बांध बने हुए। एक का नाम कल बताया था, गांधी सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। जो गांधी सागर वो पड़ता मध्य प्रदेश के अंदर। एक और बताया था जवाहर सागर, राणा सागर, कोट्टा बैराज। 3 बड़े बांध ये पड़ते राजस्थान के अंदर। उसके बाद अगली नदी आज हमारी जो आई, उसका नाम हमारी सिंध नदी। चंबल के बाद सिंध, बेतवा, उसके बाद केन नदी। आज मैं इन तीनों के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद गंगा नदी तंत्र यही समाप्त कर देंगे। अगली नदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी खास भी नहीं है। समझ में आया बात? या स्थानीय नदी बस ऐसे याद रखना कि किसकी कौन सी सहायक नदी, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में, केन नदी के बारे में। इसकी जो आसपास की प्रमुख योजना होगी, परियोजना भी होगी, उसे भी जज कर लेंगे। जैसे जैसे सिंध है ना, और जो बेतवा, सिंध और बेतवा दोनों नदियों को आपस में जोड़कर ना, बुंदेलखंड, यूपी का इलाका बुंदेलखंड बहुत सूखा पड़ता, उस क्षेत्र में दोनों जोड़ दिया। नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2004 में पहली भारत की जो नदी जोड़ो परियोजना, पहली नदी परियोजना से बोल लो, सूखे को समाप्त करने के लिए। और यूपीएससी ने आता सवाल भी निकाला हुआ, केन, जो क्या है केन, और जो क्या है बेतवा, केन और बेतवा। जो केन और बेतवा जोड़ो परियोजना में, केन और बेतवा के बीच में एक परियोजना बनाई गई, ताकि इन दोनों नदियों का जो जल है ना, ऐसे निकाला जा सके। ऐसे निकाल कर यहाँ एक परियोजना बना दी गई, और उस पर बड़े बड़े बांध भी बनाए गए, और जान पूछ कर। और ये जो पूरा इलाका ना, यहाँ ये सूखे में जो जी रहा, यूपी का जो इलाका सूखे में जी रहा, ऐसा करके वहां से ना हरा भरा बनाया जा सके, और भारत के अंदर ना जो सूखे की समस्या उसे समाप्त करा जा सके। पहले नंबर पर भारत जोड़ो परियोजना के तहत, जो भारत जोड़ नदी जोड़ो परियोजना थी, उसकी नदी जोड़ो परियोजना के अंदर पहली परियोजना है, जो 2004 में स्टार्ट हुई थी। यह बात हमेशा याद रखना, ताकि सूखे की स्थिति को समाप्त करा जा सके। समझ में आया बात? या ठीक, चलो वही हम उसमें साथ साथ लिखवा दूंगा, डोंट वरी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज हम पहले हम पढ़ जानेंगे विधि इसके सिंध नदी के बारे में। सिंध चंबल के बाद दूसरी सहायक नदी है यमुना की, गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये बात पता होनी चाहिए, कौन सी गंगा की सहायक नदी, और कौन सी दाएं तट पर मिल रही, कौन सी बाएं तट पर मिल रही, कौन से स्थान से निकल रही और कहाँ जा रही। यूपी का कोई स्थान नहीं है यहाँ से, कभी यूपी का स्थान ढूंढते फिर आया समझ में? यूपी तो पहले यूपी का एक स्थान है, उसका नाम है जगमानपुर। 25 किलोमीटर पहले पड़ा, जगमानपुर के 25 किलोमीटर के बाद यूपी यमुना में मिल जाती है। वहां कोई स्थान नहीं है, आया समझ? उस स्थान का कोई नाम भी नहीं है, इतना फेमस पॉपुलर नाम भी नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं। अगर फेमस पॉपुलर होता तो पेपर में भी आया, आज तक पेपर में नहीं आया, तो फिर मैंने भी नहीं लिखा। समझ में आया बात? या ठीक, इतना भी अभी नहीं आया आज तक। जगमानपुर के आसपास मिलती है यूपी में जाकर, इसमें यमुना अपना जल की रखती है। 470 किलोमीटर के आसपास नदी की लंबाई है। वो वैसे लिख देगा तुम्हारी नॉलेज के लिए, ज्यादा लंबी नदी नहीं है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलती है। विदिशा जिला पड़ता है, विदिशा। विदिशा का राजकुमार भी हुआ करते थे, इतिहास में पढ़ोगे तुम, आया समझ में? विदिशा जिले और विदिशा जिले के अंदर एक झील पड़ती है, उसका नाम है नैनवास ताल, वहां से निकलती है। हो यूपीएससी आते ना सवाल निकालने का, हो सकता कभी वो 4 झीलों के नाम दे देगा, हो सकता कहीं भी तुम्हें फंस जा कि नैनवास ताल कहाँ पड़ता, और ये मध्य प्रदेश का नाम लिख कर रखा, तो तुम्हें मैचिंग करने में आसानी हो जाएगी। समझ में आया बात? या इसलिए इतना काम का, इसलिए इतना फैक्ट काम का।
हो सकता है विदिशा से संबंधित पूछ ला, इतना सा नाम दे देगा विदिशा, ये कौन से जिले, कौन से प्रदेश में पड़ा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो तुम विदिशा नाम क्लिक कर तुम मध्य प्रदेश में तो पहुंच जाओगे। इतना फायदा हो तो इतने फैक्ट याद रखने चाहिए। समझ में आया बात कैसे, क्या फायदा होगा उसका, कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना उसका प्रयोग पता होना चाहिए कहाँ हो। समझ, यह चीज पक्की मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, और मैंने नैनवास ताल पढ़ा दिया तो तुम्हारे दिमाग में लाई करता होगा, पक्की बात है, नैनवास ताल मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, विदिशा जिला मैंने कहीं पढ़ा हुआ। समझ में आया बात, या और उसके बाद ये सिंधु नदी मैंने पक्का पढ़ी हुई गई है, और ये गंगा की जो सहायक नदी तो मैंने सारी पढ़ी हुई, यमुना की सहायक नदी है, ये तुम्हारे दिमाग में लाई कर जाने वाला। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन देख चला जाएगा, इधर मैचिंग करवा के पूछा कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहां आसानी हो जाएगी। मेंस में कोई सवाल नहीं आने वाला है यहाँ तक, मेंस तो बड़ा खतरनाक चीज है। मेंस में तो पूछा बेटे बेतवार जो केन है ना, जो भारत जोड़ो परियोजना चलाई जा रही, सूखे क्या सूखे को समाप्त कर सकते हैं, इंटर जो वाटर लिंकिंग, इंटर वाटर जो लिंकिंग नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है, भारत की जो नदियां आपस में जोड़ दो और बीच जो सूखा क्षेत्रों से समाप्त कर दो, ये सही है गलत है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, इसका 250 शब्दों में आलोचना करनी इसकी। तुम्हें तो लग रहा है कि इसे हम जोड़ देंगे तो सूखा समाप्त हो जाएगा, इसकी आलोचना भी है, समस्या भी खड़ी हो जाएगी इस तरह, और समस्या खड़ी हो जाएगी, यूपीएससी पूछेगा समस्या क्या खड़ी होगी, जो किसी को नहीं दिखाई देता ना पर्दे के पीछे क्या है, वो यूपीएससी। लोग तो सोचेंगे इसका फायदा फायदा होगा, फायदा नहीं होगा। हर चीज के कितने साइड होंगे, 2, एक फायदा होगा एक नुकसान होगा, हर किस चीज का फायदा भी होगा तो नुकसान भी होगा। चाहे कुछ भी चीज ले लो दुनिया में, तुम अगर तुम्हें किसी चीज का फायदा हो रहा है तो नुकसान ही पक्का होगा, अगर नुकसान होगा तो फिर फायदा भी होगा। कुछ भी ले लो जिंदगी में, कहीं भी, हर चीज के 2 साइड हो, एक चीज को छोड़ दो, उसको कहते हैं पढ़ाई। पढ़ाई का कभी निगेटिव साइड नहीं होता, समझ में बात है। वे फिर इंसान मूर्ख जो पढ़ाई का निगेटिव साइड बताते हैं, समझ में बात है। पढ़ाई का कभी कोई निगेटिव साइड नहीं होता, समझ में बात है। ये हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा तुम्हें, शेयर मार्केट की तरह ही, बिल्कुल इन्वेस्ट कर दो ना एक बार, जिंदगी में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, इसे सही जगह इन्वेस्ट करो। समझ में आई बात है। अपना टाइम और पैसा हमेशा अच्छी जगह बर्बाद करना चाहिए। क्या कहा, टाइम और पैसा, समझ आई बात है। टाइम और पैसा अच्छी जगह बर्बाद करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए, खासकर पढ़ाई में। समझ आई बात है। अच्छे लोग बनने बंद हो गए दुनिया में, समझ में आया बात है, ठीक, अच्छे लोग बनने बंद हो गए दुनिया में। मैं भी कह रहा हूँ अपना टाइम और पैसा सोच समझ कर बर्बाद करना चाहिए। चलो इतनी बात बताओ तो समझ में ही नहीं आई। तो जो मेंस का तो अलग ही हिसाब है, वो लोग वही नहीं पूछता कहाँ है कौन सी नदी कौन सी, वो तो ये तो जगह पीरी का फैक्ट, जो जितने पीरी का फैक्ट है मैं सारे रटवा दूंगा तुम्हें, समझ, जितने तुम्हारे याद होंगे इतने किसी के भी याद नहीं होंगे, जो यूपीएससी पेपर बैठेगा इतना मैं रटवा दूंगा तुम्हें। समझ में आया बात, या जितने यूपीएससी के काम के होंगे वो ज्यादा नहीं पूछने का, यार 100 सवाल सारे आने कहाँ से बना लगा सवाल, खुद ही सोचो। हार्डली 7-8 सवाल देगा पूरी जियोग्राफी तक, पूरी जियोग्राफी तक पढ़वा लिया, पूरी जियोग्राफी क्यों पढ़वाया फिर इतना सारा, ताकि तुम्हें भारत के किसी भी जिले में भेजा जा सके। कलेक्टर बनकर कल को जाओगे तो वहां देखोगे तो बेतवा और केन के बीच में कौन सी परियोजना काम चल रहा है, कितनी बड़ी परियोजना थी, या ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया गया था बात। पहले जिस एग्जाम तक पहुंचना ना उसके एग्जाम के लेवल तक पहुंचना पड़ा, एग्जाम देने से पहले एग्जाम को पढ़ना पड़ा, पहले एग्जाम है क्या और समझ में आना स्टार्ट हो चुका है, जब आना स्टार्ट हो तो ऐसा पूछेगा सवाल, तो उसका अप्रोच अलग है, लिखने वाला अप्रोच अलग हो। लिखने वाले बच्चे तो जिस इंडस्ट्री में तुम हो ना वहां कंपटीशन बहुत कम हो, समझ। इस क्लास को देख कर अंदाजा लगा लो, अगर ये क्लास उत्तराखंड की होती है ना तो भरी मिलती है, क्या कंपटीशन ज्यादा, एसएससी की होती है ना भरी हुई मिलती है, ठीक, इसका मतलब है कंपटीशन ज्यादा। लिख ही नहीं पाता लड़का, लड़की लिख ही नहीं पाती, भागती हैं लड़कियां। 80% सिलेक्शन 70% सिलेक्शन लड़कियों के हो यूपीएससी में, जितना भी निकालती है एग्जाम लड़कियां निकालती है, लिखने की कला उनके अंदर डेवलप हो, साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो। तो ये लिखने का शौक हो लड़कियों को, लड़के नहीं लिखते। सब जितने भी यूपीएससी जा रहा ना लड़कियां जा रहा, टोटल जितना भी एग्जाम निकालते सब यूपीएससी वाले निकालती है, समझ में बात है। लोअर कास्ट की महिलाएं सबसे ज्यादा, जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं जिन्हें बेवकूफ समझा जा, बहुत ज्यादा यूपीएससी का एग्जाम निकालती है, जो ठीक ठाक तरीके से पढ़ती है बैठकर, समझ बात है, जिसका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता आत्मा की तरह, बिल्कुल भी शांति से पढ़ती है बैठ कर, बड़े पेपर की तैयारी करती है, एक ही पेपर की तैयारी करती है, एक ही पेपर देगी जिंदगी में, एक ही पेपर के लिए बढ़ जाएगी, उसे पता वैसे भी टाइम लगना, वैसे भी टाइम लगना, तो जब जागा ना तो क्यों ना टाइम बढ़िया जगह जागा, और बड़ी जगह जाना चाहिए, टाइम बढ़िया जगह और बड़ी जगह जाना चाहिए, समझ में आया बात है। चलो इतनी बात बता, समझ में आया ना, कहा कोई दिक्कत यहाँ तक। तो विदिशा जिले से निकलती है, इसमें लिखोगे क्या, हेडिंग बनेगी सिंधु नदी, सिंधु नदी के बारे में एक ही 2 ही फैक्ट लिखने हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो 2 जिलों से गुजरेगी, 2 राज्यों से गुजरेगी, एक तो यूपी से, एक गुजरेगी मध्य प्रदेश से, 2 ही राज्यों से गुजरेगी, समझ में आई बात। ये ऐसे ऐसे फैक्ट क्यों काम के, ऐसे ऐसे काम इसलिए, हो सकता है भविष्य में तुम्हें पीसीएस देना पड़ जा, लेकिन मेरी इच्छा ना दे तो ज्यादा बढ़िया, ऐसे समझ में। जब इतने बड़े पेपर की तैयारी करो तो फिर बड़े पेपर की तैयारी करो, 1 साल और लिखना रगड़ रगड़ का, एडिटोरियल को छोड़ना नहीं, 1 साल जिस बच्चे ने और लिख दिया ना पूरा इस टाइम तक, तो तुम सर्वश्रेष्ठ बच्चे बन जाओगे, कोई काट ही नहीं सकता, तुम्हारा सिलेक्शन होना ही होना। हर क्वेश्चन को तुम्हारी डिमांड, ऐसा कोई चीज नहीं तुम्हारी पढ़ी हुई नहीं होगी, 1 साल लिख लिख कर बिताना, डेली एडिटोरियल देखना, एनालिसिस करना, ठीक। बस हम थोड़ा सा बदलाव करने वाले, बता दूंगा मैं क्या बदलाव करने वाले,
ठीक। एडिटोरियल को किस तरह पढ़ना, कहाँ कहाँ तक इंग्लिश के वर्ड भी कैसे कैसे कनेक्ट कर थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में थोड़ा सुधारा जा सके। समझ में आया बात? या लिखना नहीं छोड़ना, लिखना छोड़ दोगे ये समझो पीछे पहुंच जाओगे। साल 1.5 2 साल 3 साल कोई महत्व नहीं होता इनका। वो तैयारी करके देखो जिसे 8 साल बीत चुके पूरे पूरे, 8 साल बीत चुके जो बैठा हुआ किताब पर, जिस क्यों 5 साल के उसके 5 साल क्यों 8 साल क्यों बीत चुके? 5 साल तो डायरेक्शन लेस था, 3 साल बाद उन्होंने सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करा यहाँ से पढ़ना, और तुम तो कुछ बता दिया, तुम तो ही पढ़ना ही नहीं, सीधा पढ़ो जो भी पढ़ा जा रहा है, जाके यूपीएससी क्वेश्चन लगाओ, सीधा चक्कर में नहीं पढ़ना, पढ़ो सीधा यूपीएससी क्वेश्चन, पढ़ो सीधा यूपीएससी क्वेश्चन, खेल खेल खत्म, पढ़ो सीधा यूपीएससी क्वेश्चन, पहुंच जाओ सीधा मेंस पर जाकर। देखो कलाकारी इसकी, ये क्वेश्चन जो पूछा है, अच्छा ये पूछ रहा है यार नदियों का जल प्रदूषण कैसे होता है, भूस्खलन कैसे होता है, भूगोल में तो सवाल है ही नहीं, 2-4 क्वेश्चन से सवाल है, यानी इसका मतलब है जो हमारे पास नोट्स है इससे पढ़कर काम चल जाने वाला। और कितने डर रहे क्यों? 2000 अगर खाली भूगोल भूगोल क्वेश्चन देखो, 2011 से लेकर 2022 तक के 2022 तक 22-23 तक के जो पेपर होंगे अब तक ये, तो जितने पेपर हुए ना आज तक हार्डली 150 क्वेश्चन बैठेंगे, हार्डली कुल 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन की ढंग से अच्छी तरह प्रैक्टिस कर दो ना, पूरे भूगोल के दौरान पढ़ाने के दौरान सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा तुम्हें, प्रैक्टिस कर लेना तो कुछ भी ना पढ़ो, जाकर उन्हें जाकर लिख देना, उन्होंने कंटेंट कर काम कल्याण हो जाए उसमें, रिपीट हो रखे क्वेश्चन। समझ में आया बात है? कुछ क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर तो जोड़ के पूछेगा, समझ, लेकिन बच्चा लिखता रहा हटता नहीं है एग्जाम पता, उस चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछ लिया, उसको हर सब्जेक्ट पर नॉलेज हो जाएगी सर, हर सब्जेक्ट पर, और हर सब्जेक्ट का नोट्स उसके पास होगा, और बार बार उसे रिपीट करता रहेगा, दूसरे एग्जाम की तरफ इच्छा करने का, चाहे कुछ हो जाए, चाहे और रटना पड़े और याद करना पड़े, लेकिन करूंगा एक ही एग्जाम दूंगा, चलो कुछ नहीं लेने का, चाहे 2 के 3 साल लग जाए, नो कोई शादी नहीं, कोई बिहार नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड, भाड़ में जाओ, लात बार से होगा। समझ में आया बात? या पता लग गया ना कि चक्कर में पढ़ना, ना फालतू, ना व्हाट्सअप, ना स्टेटस, सब बंद फालतू, ऐसे ही लोगों तो मतलब रखना जो इसी इंडस्ट्री के बस उनके संपर्क में रहना। अब यूँ सोच लो अगर तुम ना रास्ते में चलते हुए किसी को उपवास भी उड़ा रहे ना, वो भी इंटरव्यू उड़ रहा है, रास्ते में चलते हुए तुम्हें किसी का कैंडिडेट का मजाक उड़ा दिया, वर्ध हो वो, तुमने उसका मजाक उड़ा दिया तो भी वो इंटरव्यू जोड़ रहा हो, तुम फेल हो गए इंटरव्यू में। समझ बात? या ठीक, या तुम्हारी वजह से किसी को बुरा लग रहा है ना, इसका मतलब तुम गए, तुम्हारा कट रहे नंबर, हर दिन तुम्हारा इंटरव्यू इंप्रूव हो रहा है, हर दिन, याद रखना बात। यह आज भी तुम्हारे अंदर बैठे ना क्लास में, तुम्हारे अंदर मूल्य भरे जा रहे, यही मूल्य वहां उल्लेखित होंगे बैठकर, तो तुम सिर्फ शरीर ले अपने लिए घूमोगे, जो टीचर के द्वारा ज्ञान प्रोवाइड करवाया जाना इंसान उसे लेकर घूमता पूरी मार्केट में, ठीक। तो इंसान ना, कार्ल मार्क्स ने कहा था इंसान ना खोखला पिंजरा हो, समझ बात? या उस खोखले पिंजरे के अंदर ना, खोखला जो पिंजरा हो उसके अंदर जो ज्ञान की विभूति डाली जा ना, वो इस समाज सोसाइटी के द्वारा डाली जा, कुछ मूल्य तुम्हारे आसपास समाज से विकसित करे गए, कुछ मूल्य जहां तुम ज्यादा वक्त बिताते हो उसका तुम्हारे मानव मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता। ये बात हम आगे पढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्टों में, ये तो फैक्चुअल सब्जेक्ट है, समझ, समाज से रिलेटेड नहीं है, जो सब्जेक्ट में पढ़ाओ ना समाज से रिलेटेड हो, इंसान पूरा लीन हो जाता है उसके भीतर तक, पूरा खो जाता है उन सब्जेक्टों में, वो समझ में नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आ रहा था, कहां पहुंच गया। समझ में आया बात? और वही पढ़ना, पढ़े ही यही हो ताकि फील आ सके, फील ही नहीं आता तो क्या फायदा। समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं, बस एक ही बात याद रखनी, 20 क्वेश्चन पहले पेपर के, 20 दूसरे के, और 20 तीसरे के, और 20 किसके? चौथे के, खेल खत्म। और है क्या? वही लाभ, इंट्रोडक्शन क्या है, लाभ क्या है, चुनौतियां क्या है, आगे की राह, खेल खत्म। तो क्वेश्चन वही मेन चीज क्या है? मेन चीज है ना 500 नंबर ऑप्शनल, सोच समझ के लेना। ऑप्शनल पति, लड़कियों की बता रहा हूँ, ऑप्शनल और पति दोनों एक जैसे हो, इसे सोच समझ के चुनना चाहिए। समझ आई बात? क्या ठीक, ऑप्शनल और पति दोनों एक जैसे हो। अरे भाई शादी करवाने जाओगे, ये थोड़ा ही आया किसी यार कह शादी कर लोगे, फिर तुम्हारा पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराने लगे, तो पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? अपनी पसंद का छांट कर लोगे, नहीं लोगे? ये सुन नो, अगर सही होंगे तो अपने बलबूते पे खड़े होगे, तो अपने पैरों पे खड़े होगे, फिर तो चॉइस होगी, आया समझ में? फिर तो मेरी भी सुनने के, लेकिन एक बार फोटो दिखा दे मुझे, ठीक। 5 विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। समझ में आ बात? क्या फिर नहीं पूछ रहे तुझे? इन फिर नहीं पूछ रहे तो 500 नंबर का महत्व, 500 नंबर का ऑप्शनल, सोच समझ कर लेना। समझ में आ बात है? 500 नंबर का खेल है सारा, आने वाले 2023 में पूरा कर देंगे मैं इस ऑप्शनल को, 2023 में पूरा कर देंगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे, लिख भी दोगे। मुझे एक बात बताओ यार जरा,
तुम्हें मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, पेपर की तुम तैयारी कर रहे, पिछले साल का तुमने क्वेश्चन बैंक उठाया, वो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन हो जा रहा, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट का, तो फिर तैयारी में दिक्कत कहाँ? पता कहाँ? रेगुलरिटी के भीतर नियमितता बनाए रखना, निगेटिविटी के माहौल से दूर रहना, अपने आप को खाली छोड़ना, यहां दिक्कत। लगातार पढ़ाई ना करना, यहां दिक्कत, और कहीं दिक्कत है। पता क्या हो, 8-8 साल 5-5 साल 6-6 साल तैयारी कर रहा, एक ही चीज का भाव, गाइडेंस का। बहुत बड़ी चीज। अभी जहां बैठे हो ना, ये गाइडेंस, अभी जिस क्लास में तुम उठा कर लाकर बैठाया गया, समझ में आई बात? ये गाइडेंस, गाइडेंस, इसे भुलाया नहीं जा सकता। समझ में आई बात? यार जीवन में अगर बच्चे पैदा होंगे ना, समझ में आई बात? यार और तुम किसी को ज्ञान मानते खड़े होगा, तो तुम दूसरे इंसान को हमेशा बेवकूफ सोचोगे, ऐसा कुछ नहीं पता। तैयारी करने वाली खास बात हो, यूपीएससी वाली तैयारी करने वाली खास बात हो, वो दूसरे को पता क्या समझ जाएगा, ये पागल हो, कुछ नहीं पता हो ऐसे ही। क्यों? क्योंकि इसे पता कि मैंने जो पढ़ रखा है ना, इन्हें कभी नहीं पढ़ा हो, इसलिए पागल समझना स्टार्ट कर दो दूसरे को, कि जिस तरह में लिखती होंगी या लिखती होंगी, इसको क्या पता होगा, तो कुछ पता थोड़ा ही है, तो बेवकूफ हो। सबको, पूरी दुनिया ने जो पागल हो उसके लिए, जो यूपीएससी वाला उसकी बराबर का ठीक है, ऐसे समझ में। और जब यहाँ का बैठे, मुझे छोड़कर ना, तुम्हारी जिंदगी में जो भी घूम रहा है ना, वो बेवकूफ हो, चाहे वो घर का चाहे बाहर का हो, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा औकात में है कि बोल जाओ, तो सामने वाले का लेवल है ना, वो लगातार पढ़ता रहा। अब जिस दिन तुम मेरे से ज्यादा पढ़ लोगे ना, तो फिर मुझे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, और मैडम जी बैठो, चाय बनाओ आपके लिए। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं देने का, समझ में आया बात? तुम तैयारी करके यहाँ आओगे ना, ऐसा समझो, मैं भाग जाऊंगा। मैं मिटने वाला नाम नहीं, अमिताभ बच्चन की कविता ना, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक टोकोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो अगली हेडिंग हमारी आई है सिंध नदी। सिंध नदी के अंदर दो ही बात याद रखनी। नंबर फर्स्ट, एक तो यह बात याद रखनी, विदिशा जिले से निकलती है, विदिशा जिले के अंदर भी स्थान है नैनवास ताल, वहां जाती निकलती है। अच्छा, कहाँ जाती है? यूपी में जाती है। यूपी के एक स्थान पड़ता है जगमानपुर, हाँ गांव टाइप का, टाउन टाइप का, जैसे धनोरी टाइप का, धनोरी ख्वाबों का शहर। समझ में आया बात है? बिल्कुल ऐसा ही है जगमानपुर। उसके बाद लगभग 25 किलोमीटर चलेगी नदी, 25 किलोमीटर के बाद यमुना में चलेगी राधा की। समझ आएगी बात? धनोरी, धनोरी का नाम पता क्या है? धनोरी का नाम ख्वाबों का शहर। वो जो पुल है ना वहां का, बस ऐसे सेल्फी, दीवानापन। तो अब हेडिंग बना लो सिंध नदी। नंबर फर्स्ट, दूसरी नदी है, दूसरी सिंध नदी, सिंध नदी। सिंध नदी, सिंध नदी। उद्गम लिखो, उद्गम कहां से उसका, उद्गम लिखो, उद्गम हो बेटे इसका नैनवास ताल से। नैनवास ताल, नैनवास ताल, नैनवास ताल कहां पड़ता है? विदिशा में। विदिशा, विदिशा कहां पड़ता है? एमपी में। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में। कितनी लंबाई है इसकी, सिंध नदी की? 470 किलोमीटर के आसपास है लगभग। समझ में आया बात? या मोहाना कहां से इसका? मोहाना यमुना नदी में, यमुना नदी में जगमानपुर के पास, जगमानपुर, जगमानपुर कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इस नदी की यही खास बात है, पूरे साल भर इस सिंध नदी के अंदर तुम्हें पानी दिखाई देगा। अगर वर्षा का मौसम हो जाना, जब मानसून ना, देखो जुलाई से पहले जुलाई के आसपास ना इस क्षेत्र में पूरी तरह, जुलाई से पहले कौन सा महीना था? जून का। जून के महीने के आसपास ना यहाँ जबरदस्त मात्रा में मानसून प्रवेश कर जाते हैं। और जब जब मानसून प्रवेश कर जाते हैं ना, तो सिंध नदी के अंदर या उसके अंदर उफान आ जाते हैं। अभी पिछले महीने की बात बता, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, अप्रैल की बात, तुम 4 अप्रैल 5 अप्रैल के आसपास ना इसमें जो उफान आया, आसपास कई सारे गांव को, 19-20 गांव के आसपास ना अपनी चपेट में ले लिया, इतना पानी इसके अंदर रहता। और सदा नीरा नदी है, कौन सी नदी? कौन सी नीरा?
सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब साल भर इसके अंदर वर्षा होती रहती है, साल भर साल भर के अंदर पानी पानी भरा रहता है। याद रहेगी बात या? ठीक, तो इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? ये सदा नीरा नदी, सब लिख दो, यह सदा नीरा नदी है, सदा नीरा। सदा, मेरी कोई फ्रेंड नहीं आती, ब्याह होगा। मौसमी नदी ब्रैकेट में लिख दो, मौसमी नदी ने साल भर जल रहता है, साल भर जल रहता है। ए चुप हो जाओ, बात नहीं करे करते किसी के बारे में। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? ठीक, जब वर्षा का मौसम आओ ना, भयंकर बाढ़ आती है इस नदी में, याद रखना बात है। उसके बाद अगली हेडिंग बनाओ, बेतवा नदी। हेडिंग बनाओ बेतवा नदी, कर लो फिर। वो दूसरी हेडिंग बनाओ बेतवा नदी, बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। इसके ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम लिखो, वेत्रवती। वेत्रवती इसका नाम, वेत्रवती पुराना नाम इसका, वेत्रवती। बत्ती नहीं है यहाँ, वेत्रवती। बत्ती बहुत बेकार है, मेरे घर के सामने रखो, एकदम लड़ना शुरू कर दो। लिख दिया? अच्छा, बेतवा देखो कहां से निकलती है। यहाँ पड़ता है जिला रायसीना, रायसीना हिल्स भी पड़ता, रायसीना ये पड़ता एमपी के अंदर, रायसीना जिला है। और यहाँ एक स्थान उसका नाम है कुम्हार गांव, कुम्हार गांव, कुम्हार गांव। इसका नाम इंग्लिश में बताओ, कुम्हार गांव, कुम्हार गांव इंग्लिश में नाम इसका। रायसीना जिला मध्य प्रदेश के अंदर, कुम्हार गांव नामक स्थान, यहाँ से निकलती है बेतवा नदी। बेतवा, बेबाक नहीं, बेतवा। ठीक, और यहाँ यमुना में जाकर अपना चली जाती है। पहले इस ये मैप के अंदर ये भी लिख देना, तुमने मैप नहीं बनाया, बताइए, कॉन्ग्रेचुलेसन। 480 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। उसमें लिख दो, उसमें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जो कल वाला मैप बना रखा तो बना। और इसकी खास बात है, ये ना बुंदेलखंड के पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी यह है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी, बुंदेलखंड के पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी। ये नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो इस तरह, इतने हार्ड चीज नहीं है, समझ में आया बात? है केवल फैक्ट्स। तो कहां से निकलती है? रायसीना जिला। रायसीना जिला कहां पड़ता बताओ? क्या? अच्छा, मध्य प्रदेश में। इतनी बात बता दो, कोई प्रॉब्लम क्या था? ठीक, अच्छा ये कहाँ मिलती है जाकर? ये मिलती है हमीरपुर में, यूपी के हमीरपुर। हमीरपुर, हरामपुर नहीं है, हमीरपुर। क्या नाम है उसका? हमीरपुर। उद्गम, उद्गम कहाँ था उसका? उद्गम कहाँ हो? रायसीना से। रायसीना कहाँ पड़ता है? रायसीना एमपी में। जगह का नाम क्या है? कुम्हार गांव। कुम्हार गांव किस मारोगे? कुम्हार गांव। याद रहेगी बात? या कहाँ मिलती जगह? मिलन कहाँ उसका? मिलन, मिलन किस तो हो? यमुना से। यमुना से कहाँ होगा? यमुना से इसका मिलन हमीरपुर में। हमीरपुर कहाँ पड़ता? हमीरपुर किसके लिए फेमस है? नशे के लिए। हमीरपुर नहीं नहीं, तो वैसे मैं लिखूँ तो वैसे ही बता रहा हूँ, मैं तो घूमता रहता हूँ ना। अच्छा, ये ऐसे तो नहीं।
कहते हैं यहाँ कुछ एक कहानी फेमस है, जो बेतवा नदी ना, इसका रंग लाल। हाँ, सोचो क्यों? अब नहीं है वैसा, ऐसी मान्यता थी। जो अल्लाह की लड़ाई हुई थी ना। अच्छा, अल्लाह की कहानी पढ़ा था मुस्लिम वालों की? तुम्हें नहीं पता? सच में सुना दूंगा। टाइम बताओ कितना होगा? 6 बजे सुन लो। अल्लाह की कहानी पता तुम्हें? मुस्लिमों को कुछ नहीं पता इतिहास होती है उसको, कैसे कहाँ से आया, कहाँ से क्या है ये। जब अल्लाह की लड़ाई हो रही थी ना, आया समझ में, तो इसमें ना अल्लाह की लड़ाई के दौरान जब युद्ध हो रहा था, अल्लाह की लड़ाई हो रही थी, तो इसमें ना सबको मारा गया था, काटा गया था। पूरी नदी का रंग लाल, सबको इसमें फेंक दिया गया, पूरी खून की नदी हो गई थी। इसे हम अल्लाह की नदी कहते हैं, इसे लाल रंग वाली नदी कहते हैं। जब अल्लाह की लड़ाई हुई थी, अल्लाह के पक्ष में लड़ाई हुई थी, अल्लाह अकबर नाम तो रहने का मुंह चिल्लाते हैं, उसकी लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था एक उसका। तो उसमें क्या हुआ था, सुन लो। इस नदी में ना जितनी मारकाट हुई थी, जितने भी युद्ध हुए थे, सबको काटा गया था, फेंका गया था। बर्बरता हो ना मुस्लिमों के अंदर, देखा नहीं तुमने? ऐसा पाया जाता है मुस्लिमों के अंदर ज्यादा बर्बरता पाई जा, ठीक। लेकिन ऐसा होता नहीं, सब वास्तविकता कुछ और है। क्योंकि मुस्लिम धर्म को ना बदल बदल कर पेश करा गया। उनके जो आका होने, आका समझने की बात है, आका उसे बोलते हैं जो इसे चलाते हैं। पहले तो सुल्तान बोलते थे, सुल्तान। सुल्तान का पद पूरा एक फेमस पद हुआ करता था, समझने की बात। पूरे मुस्लिम का एक ही कम्युनिटी का एक ही सुल्तान होता था, ठीक। और जो सुल्तान का पद था ना, तुर्की के पास रहा करता था। तुर्की गद्दी में जो बैठा है ना, पूरी दुनिया में जो ऑर्डर चलागा, पूरी दुनिया में वही भारत में मुस्लिम फॉलो करेंगे, इंडोनेशिया मुसलमान वही फॉलो करेंगे, पाकिस्तान के मुसलमान वही फॉलो करेंगे। पहले की बात बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान नहीं बना था। ऐसे जो इनके आका ऑर्डर देते ना, इनका आका इन्हें ऑर्डर देते थे, वही फॉलो करना था। लेकिन वे जो इनके आका थे ना, वे इस धर्म को, अपने धर्म को बचाने के लिए तलवारबाजी का प्रयोग करते थे। इतना उतावले हो जाते थे कि किसी को मारने के लिए तैयार रहते धर्म के लिए। जब तो मार्क्स ने कहा था धर्म किसके समान है, आया समझ में? तो इनकी कहानी कभी और सुनाऊंगा तुम्हें। जब इतिहास पढ़ाऊंगा ना, तब इन्हें पूरी कहानी बताऊंगा। तो ये मारने को उतार ले जाते थे। तो इनके अंदर ना, इसलिए इन्हें एक अलग ही स्टेट दिया गया था अफ्रीका के अंदर, जिसे हम बर्बर स्टेट कहते हैं। इसराइल हुआ, तुर्की हुआ, ध्यान तो तुर्की हुआ, यमन हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरब हुआ, जितने भी खास खास देश है ना, इन सबको बर्बर स्टेट बोलते हैं, बर्बर स्टेट। यहाँ बड़ी मात्रा में बर्बरता पाई जाती है। बर्बरता का यही मतलब हो, अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए दूसरे के धर्म को ना, कोई भी व्यक्ति हो, अपने धर्म का इस तरह संरक्षण करना कि तुम तलवार तक उठा लेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, हिंसा का सहारा लेते हैं। महात्मा गांधी इसी बात का खंडन करते हैं। इसलिए मैं कहते थे अपने आपको महात्मा गांधी, मैं सनातनी हूँ, सनातन हिंदू हूँ। चुप हो जा, किसी सनातनी से बात कर रहे थे? अच्छा, सनातन का मतलब नहीं पता? अच्छा, जब ऐसी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, बायस हो जाएगी। बता दूंगा। सनातन दो, चलो छोड़ दो, चाहे टाइम पर बात करें, पहले से लिख लो, पहले लिख लो, मैं लिखवा दूँ, समझाओ। जब सोसाइटी के टॉपिक आ गए ना, इन बातों को हम बहुत गहरे तरीके से अध्ययन करेंगे, ठीक। चुप हो जाओ, बात ना करो। चलो, सोशल जस्टिस दिन चल जाना, दिमाग खुल जाओ तुम्हारा। दिन सोशल जस्टिस दिन चल जाओ, तुम्हारा दिमाग खुल जाओ। अच्छा ये बताओ, बेतवा नदी हुई, सिंधु नदी हुई, अब हेडिंग बना लो, बेतवा नदी तमीज से थोड़ा वो सारा डाटा लिख रहा है, लिखा हुआ। लिख देगा बेतवा के बारे में लिखा कुछ? ए एडजस्ट नहीं होता ना मेरे को। किसके बारे में बता रही है?
बेतवा पे एक बांध बनाया गया, बेतवा पर सुन लो, बेतवा बांध बनाया गया, उसका नाम माता टीला बांध, माता टीला, माता टीला बांध। एक और बांध राजघाट बांध, राजघाट। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले, माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ठीक, पीसीएस में पूछ लेगा इस तरह, यूपी में, यूपी पीसीएस में। माता टीला बांध और राजघाट बांध बेतवा नदी पर, याद रखना बात है। ये 25 किलोमीटर जगनपुर के पास ये मिलती है, 25 किलोमीटर दूरी पड़ जाए जगनपुर की, जहाँ यमुना नदी मिलती है। हाँ सही कह रही, यूपीएससी में कोई काम नहीं है, सच में कोई काम नहीं है रिलेटिव में। लिख देना यहां तक। बेतवा के बाद कौन सी नदी आई? केन नदी। अच्छा केन नदी गंगा की सहायक नदी की यमुना की सहायक नदी? पक्की बात है। अच्छा तो ये निकलती है बांधा जिले, बांधा लिखो, मध्य प्रदेश की विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, और उत्तर प्रदेश की बांधा जिले। अगली हेडिंग बना लो तुम, तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग। ये तो बेतवा हुई हमारी, अब बेतवा के बाद कौन सी नदी आई? केन नदी, केन नदी, केन नदी। और केन नदी का उद्गम लिखो, उद्गम का मतलब कहां से निकली। यानी कि यह निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। स्थान का नाम आई डोंट नो, बस लिखो मिलन, मिलन कहाँ उसका, मिलन लिखो, मिलन, मिलन लिखो। अच्छा गजब, मिलन लिखो। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, यूपी के बांदा जिला, यूपी का बांदा जिला, बांदा जिला। किससे मिलती है? यमुना से, यमुना से मिलती है। एक नदी और है जो भी पढ़ लो यार, क्या पता सवाल पूछ रही हो। कौन सी नदी के बारे में? केन नदी के बारे में, चंबल नदी, चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की, याद रखना बात। नहीं लिख लियो, अच्छी तरह लिख लियो। केन के बाद एक और नदी आई थी, करमनासा नदी, याद हो तो तुम, करमनासा नदी आई थी, इसके बाद करमनासा, करम, हाँ करमनासा लिख लो पहले, अगली आईडी बनाओ चौथे नंबर की, करमनासा नदी। बस यार सारी चीजें मैप पर दर्शा देना है, कुछ भी जितनी चीजें तुम इधर लिखोगे ना मैप में जरूर दर्शाना, एक मैप बनाते रहना, इस तरह ही दर्शाना जरूर मैप में, चाहे तो तुम भारत का मैप बना ले, चाहे इतना ही मैप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बनाओगे ठीक। अब भारत के मैप के अंदर बनाओगे सब चीजें, ये उससे ज्यादा बढ़िया, ये यही चीज भारत के मैप बनाएंगे वो तब भी अच्छा लगेगा, लेकिन इतना बनाओगे तब भी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाना अनिवार्य है ना, उसे फिर बार बार रिविजन करना। तो कर्मनासा नदी कौन सी नदी है? अब कर्मनासा नदी देखो कहां से निकलती है, ये निकलती है त्रिशुंक, त्रिशुंक पता क्या है? एक राक्षस के जैसा मुंह है इसका, जो त्रिशुंक, त्रिशूल भी कहते हैं सर, त्रिशुंक को हम त्रिशूल भी कहते हैं, त्रिशूल, एक राक्षस से मुंह बने, कर्मनाशी, जहां कर्म का नाश हो। आज इस नदी में नहाने में ना कर्म का ही नाश हो जाए, सच में रियलिटी में, इसलिए इसका नाम है कर्मनाशा नदी। जितने बुरे कर्म करे ना तुम ना, जितने बुरे कर्म करे, कुकर्म कर रखे, जाओ और कूद जाओ गंगा में, गंगा में पाप धोए जा, यहाँ कर्म धोए जा, अंतरिया हो, कर्म अच्छे भी हो सके, ऐसा समझ, और जो पाप बुरा ही होगा। हाँ साफ, कर्मों का नाश करना तुम्हें।
एक नदी इसमें जाकर आग मिलती है, उसका नाम है चौसा नदी। चौसा, अरे चौसा की खास बात है, चौसा का युद्ध है फेमस। यहाँ पे भी इतिहास में सवाल पूछ ही ले तो ही बता दूंगा। चल, चौसा नदी इसकी सहायक नदी है। और जो चौसा है ना, चौसा का एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, चौसा का तुम पता कर ना किसके से, मैं बता रहा हूँ किस किस के बीच में हुआ था, तुम पता कर ना सन कौन सा था। 1764 में हुआ था। कौन से कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तुम पता कर ना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, चुप बता देख लो। हुमायूं के बीच में था, हुमायूं, हुमायूं। उसके बाद एक था शेर शाह सूरी, एक था बेलग्राम का युद्ध। बेलग्राम का युद्ध हुआ था रामगंगा नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे बेलग्राम का युद्ध, वो बिन दोनों के बीच में हुआ था। हुमायूं को भगाना चाह रहे थे यहाँ से, उसके आसार आ गए थे हुमायूं बाहर निकलने के यहाँ से। और चौसा पता कहाँ पड़ता है? चौसा, चौसा पड़ता है बिहार के अंदर। हाँ हाँ, चौसा नदी में बैठती है। ये एमपी में पड़ा है, एमपी में त्रिशूल, ये त्रिशूल पड़ती है, त्रिशूल एमपी के अंदर। त्रिशूल चोटी मान लो एक प्रकार की है। आज त्रिशूल चोटी के पास था, एमपी से निकलती कर्मनासा नदी, चौसा नदी इसकी सहायक नदी। चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा कहाँ पड़ता, बिहार के अंदर। और यहाँ जो चौसा का युद्ध हुआ था किस किसी बीच में था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ऐसा समझ, बेलग्राम का युद्ध भी इससे संबंधित है। वो कहाँ हुआ था? रामगंगा नदी के तट पर। ठीक, लिख लो और क्या आती, वीडियो देखनी पड़नी फिर। अच्छा, तो कर्मनासा नदी के बारे में तने लिखना है, कर्मनासा नदी के बारे में तने लिखना। मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, खुद लिखना, जो मैंने यहाँ समझाया वही लिखना उसके अंदर। सुन लो क्या लिखना, यहाँ उद्गम लिखोगे, उद्गम में लिखोगे त्रिशूल, ये त्रिशूंक, त्रिशूंक को त्रिशूल भी कहते हैं उद्गम में। और ये लिखता त्रिशूंक के बारे में लिखा है एमपी में। चोटी एक प्रकार की है, त्रिशूंक भी है, त्रिशूल भी है, दोनों एक ही नाम है इसके। ठीक, राक्षस के जैसा मुंह है इसका, राक्षस के जैसे मुंह में से निकलती है कर्मनासा नदी। जब राक्षस के जैसे मुंह में से निकलती है तो कर्मनासा नदी यहाँ धोने, यहाँ नहाने तो ना, आए समझ में, कर्मों का नाश हो जा, जितने भी तुमने कर्म करेंगे अच्छे बुरे। अच्छा, उसके बाद इसकी एक सहायक नदी, उसका नाम है चौसा नदी। यानी चाहड़ी बनाओगे सहायक नदी, सहायक नदी में लिखोगे चौसा, जो नदी है चौसा, चौसा नदी इसकी सहायक नदी कर्मनासा, लिख दियो सहायक नदी है कर्मनासा नदी की। उसके बाद यही हुआ था चौसा का युद्ध, उस हुमायूं के शेरशाह के बीच में हुआ था। समझ में बात? जीतता था कौन, हारा था कौन, वो तुम्हें पता कर गाना कि कौन हारा था कौन जीतता था। गूगल पे जाकर सर्च करोगे ना चौसा का युद्ध, अपने आप जाकर थोड़ा सा 2-3 लाइन पढ़ लो इसके बारे में। ठीक है, देख लेना हुमायूं का शेरशाह का नाम आएगा, सन भी लिख दो उसका, इतिहास में काम का हो जाएगा, फैक्ट आए तो बता दिया। तो यहां तक होगा। उसके बाद अगली एक नदी सोन नदी, फेवरेट नदी सोन नदी, मेरे नाम की नदी। आ जाओ, छठे नंबर पर जाओ, छठे नहीं 5वें नंबर पर सोन नदी, नाम ही काफी पापा का। आ जाओ, सोन नदी, सोन 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 नदी। अब मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। जो सोन नदी ना अमरकंटक चोटी से निकलती है, या मैंने तो तभी बताया था जब अमरकंटक चोटी से निकलती है। यहाँ लिख दो अमरकंटक चोटी। ठीक, यहाँ लिख दो उद्गम, उद्गम कहां से निकलती है? अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी से निकलती है सोन नदी। ठीक, वो मिलती कहाँ? बिहार में मिलती है। बिहार में कहाँ मिलती है? बिहार में। स्थान का नाम है दानापुर, दाना पानी नहीं है, दानापुर है, दानापुर। मिलन कहाँ है उसका? किसके साथ हो मिलन? गंगा के साथ। देखो, जो कर्मनासा ना और जो सोन नदी, ये गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये याद, यह बात याद रखनी है, सोन नदी है। सोन नदी कहां से निकली है? अमरकंटक चोटी से।
अमरकंटक चोटी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक चोटी पड़ती है। अमरकंटक, अमर कंटो नहीं है, कंटक, अमरकंटक सुन लो। एक कंटो इधर मध्य प्रदेश के अंदर ना, जो अमरकंटक चोटी उसके पास से निकलती है सोन नदी और बिहार में जाती है, दानापुर नामक स्थान पर मिल जाती है। बिहार का स्थान है दानापुर, ऐसा समझे। पशु उसके लिए फेमस है जो चिकन, चिकन जो बहुत ज्यादा खाते हैं, चिकन चकन। अरे बिहार वाले यार, जाओ वहां ऐसे ऐसे टांग कर रखो, पता किस तरह? उल्टा कट्टा, कटड़े को उल्टा कट्टा, पैर हटा ऐसे, दुकान पर आराम से टंगे मिलेंगे तुम आराम से, बीच में से आराम से शांति के साथ फाड़ा फाड़ा। मतलब बहुत ज्यादा चिकन के लिए बहुत फेमस है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? बताओ, सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक चोटी कहां पड़ती है? कहां मिलती है? किससे मिलती है? यमुना तो नहीं मिलती है। ये बात याद रखनी, बकवास बाद में क्षेत्र एडजस्ट नहीं होता, मैंने पहले समझा रखा मैंने। सोन नदी, कर्मनासर नदी, और जो सोन नदी है ना वो बिहार में मिलती है दानापुर नामक स्थान पर। दानापुर नामक अमरकंटक चोटी से निकलती है। अच्छा, इसकी जो सोन नदी है ना, इसी खास बात है, इसकी जो रेत हो ना उसके अंदर सोने का कण पाया जा। हाँ, ये क्या करी मैं चल रही थी हम नहीं पढ़ते ये जो सोन नदी है ना, इसके अंदर ना सोने के कण पाए जा। और जो सोने के कण है ना, सोना भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो मिलेगा, सोना जान रहा है, एक तो कोलार की और हट्टी की खान, कोलार और हट्टी, हड़की नहीं है, हट्टी, हट्टी हुआ कोलार और हट्टी खान हुई। रायचूर हुआ, रायचूर, रायचूर कहाँ पड़ता? कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक का उत्तरी भाग। सिंह भूमि, झारखंड के अंदर सिंह भूमि, यहाँ पाया जा सोना। राजस्थान के अंदर भी पाया जा हल्का हल्का, अरावली पर्वत की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर भी सोना, और कहीं नहीं पाया जाता सोना। कभी भारत में निकल जाओ कि हमारे बाग में तो सोना निकल रहा, कुछ नहीं निकलने का वहां पर। आए समझ में? क्यों चलेबाजी है? शास्त्र धारा है नहीं, शास्त्र धारा ऐसे देहरादून के अंदर जो उसकी धारा हो उसके अंदर ना सोने कण नहीं पाए जाते, ठीक है चरम रोग, जिंदगी तेरी चरम रोग हो लिया। यहाँ एक परियोजना बनाई गई सोन नदी पर। ए परियोजना हो क्या है? रोक लिया पानी, बिजली बनाने शुरू कर दी, बिजली बनेगी, उसका लाभ उठा के राज्य के राज्य पता कौन कौन थे? मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और यूपी। कौन सा? और बहुत फेमस है सोन नदी बनवाई ये परियोजना। ये परियोजना बहुत कंफ्यूज कर रहा है, उसका नाम, परियोजना का नाम लेके जाना चाह रहा हूं, उसका नाम बाणा सागर परियोजना। बाणा सागर, बाणा नहीं है, बाणा आयो, बाणा सागर, बाणा सागर। ए सागर का नाम लेकर ठीक है? अच्छा, बाणा सागर परियोजना, ये बाणा सागर परियोजना। और जो बाणा सागर परियोजना ना, इतनी बड़ी परियोजना, 3 राज्य पैसा खर्च करते हैं, पानी रोक कर बिजली बनाते हैं और तीनों के तीनों मजा लेते हैं। नाम एमपी प्लस यूपी प्लस झारखंड, जेएच के झारखंड। कुछ नहीं, छोड़ो, लिख दो सभी चीजें, ऐसे लिखना तुम्हें यहाँ से। मिलन, मिलन देखो कहाँ उसका मिलन हो? दानापुर में, दानापुर, दानापुर में हो मिलन। हो किस इसका? इसका मिलन हो किस? गंगा नदी से, गंगा नदी से मिलन हो इसका। उसके बाद इस पे बांध बना हुआ, बांध इस नदी पर बांध बना हुआ, उसका नाम है बाणा सागर बांध। बाणा सागर, बाणा सागर, बाणा सागर परियोजना लिखो, बांध मत लिखो, बाणा सागर परियोजना, परियोजना। जो बाणा सागर परियोजना ने इस पर ना, बाणा सागर परियोजना, जो बाणा सागर परियोजना ये एमपी की, एमपी वाले भी इसकी बिजली का उपयोग कर रहे। यूपी, झारखंड, झारखंड जामे गए धक्के खाने, आ जाओ, समझे? कोई दिक्कत यहां तक? एडवांस ना बोल, एडजस्ट नहीं होता मेरे को, ये सब सुनाई दे क्या बोल रही तू। जो सोन नदी ना, सोन नदी, इसकी धारा के अंदर, इसकी धारा में रेत के कणों में, रेत के
कणों में सोने के कण मिलते हैं, सोने के कण मिलते हैं। ऐसे लिखना, याद रखना बात, या नोट्स ऐसे तैयार करना। अच्छा ये बताओ, अगर सोने के कण, ध्यान से, अगर सोने के कण नदी घाटियों में पाए जा रहे हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं यहाँ। सोने के कण अगर नदी घाटियों में पाए जाए ना, उन्हें बोलते प्लेसर भंडार। प्लेसर, प्लेसर स्वर्ण भंडार। अगर सोने के कण नदी घाटियों में पाए जा रहे हैं, नदी जा रही थी, उसका रेत मिला, उसके अंदर सोने के कण मिलेंगे। घाटी थी कोई, उसी घाटी का मतलब पहले वहां नदी बहती होगी, अब नहीं बहती, सूख की, सोने के कण मिल रहे, एक तरीका होगा। ऐसे भंडार को बोलते हैं प्लेसर भंडार। एक अगर कोई बहुत बड़ी चट्टान, वहां नदी नहीं आती, अब चट्टान है वहां से, उसके अंदर तो खोद खोद को सोने के कण निकल कर आ रहे, जैसे कोलार की खान, हट्टी की खान, ऐसे समझ, कोलार की खान, हट्टी खान हुआ, रायचूर हुआ, सिंह भूमि हुआ, यहाँ नदी नहीं है, यहाँ नदी नहीं है, यहाँ पता क्या है, यहाँ एक चट्टान के अंदर से निकाला जा रहा सोना, तो जहाँ सोना चट्टान के अंदर से निकाल रहा, उसे प्लेसर भंडार नहीं कहते। प्लेसर भंडार तो उसे कहते हैं जहाँ नदी और घाटियों में सोना मिलता, जहाँ नदी घाटियों में सोना मिलता ना, निकलता, तो वहां एक भंडार हुआ, ऐसे भंडार को बोलते हैं प्लेसर भंडार। लेकिन जो प्लेस जहां सोने के अंश पाए जाएंगे, लेकिन उन चट्टानों के अंदर से पाए जाएंगे, उसे पता क्या बोल लेंगे, उसका नाम लिखने जा रहा हूं मैं, उसका नाम तो दो नाम होता है मैंने, एक तो तुम बताया प्लेसर भंडार, प्लेसर प्लेसर भंडार, ऐसे से नाम आ जाए ना, कंफ्यूज हो जाए बच्चे। तो नदी घाटी में अगर सोना मिला तो प्लेसर, प्लेसर स्वर्ण भंडार बोल लिया, प्लेसर स्वर्ण भंडार। आया समझ। एक दूसरा नाम है धातु रेखा भंडार, धातु रेखा भंडार, रेखा भंडार, इसका क्या मतलब होगा, मिष्ठान भंडार नहीं आएगा, ऐसा समझ। धातु रेखा भंडार, धातु रेखा भंडार का ये मतलब होगा कि जो सोने के अंश होंगे, कण होंगे, चट्टानों के अंदर पाए जाएंगे। याद आ रहा है ये बात, या अगर सोने के कण के नदी घाटियों में पाए जा रहे तो हम समझ जाओ प्लेसर भंडार कहलाएगा। अगर सोने के कण चट्टानों के अंदर पाए जा रहे, समझ में आया बात, या तो धातु रेखा भंडार कहा जाएगा। जैसा कोलार की खान हुई कर्नाटक के अंदर, हट्टी की खान हुई, ऐसा समझ, रायचूर की खान हुई, रायचूर कहां पड़ता, कर्नाटक के अंदर, सिंह भूमि की खान हुई, सिंह भूमि झारखंड के अंदर, जहां हम चक्कर मारने गए थे, समझ में आया बात, या इस तरह घूमते फिर जाते हैं हम। इतनी बात तो रुक जाओ, इसकी एक सहायक नदी इसकी एक सहायक नदी, इसका नाम है रिहंद नदी। क्यों बता, सुन लो, बहुत फेमस है ये, बहुत फेमस है, कई बार प्रश्न पूछ ले यहाँ तक, इसे मत भूल जाना बिल्कुल भी। नाम उसका रिहंद नदी, रिहंद, रिहंद, रिहंद। और रिहंद नदी पे रिहंद बांध बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। अरे भाई तो सोन नदी हुई, सोन नदी किसकी सहायक नदी, गंगा नदी की। कहा मिल रही, दाना पानी में, दानापुर में, दाना पानी बोल रहे बैठ कर, दानापुर। निकल कहां से रही, अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी कहां पड़ती है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। अच्छा इस पर कौन सा बांध बनाएगा, बाणासागर बांध। बाणासागर बांध किसने बनाया, चाचा ने, नहीं बनाया चाचा ने, एमपी ने, यूपी ने, झारखंड ने मिलकर बनाया। अच्छा, जो सोन नदी, उसकी सोन नदी क्या खास बात है, इसकी नदी घाटियों में ना सोने के कण पाए जा, और सोने के कण दो जगह मिलेंगे, या तो प्लेसर भंडार में मिलेंगे, या धातु रेखा भंडार में मिलेंगे, या तो चट्टान के अंदर मिलेंगे, या नदी घाटियों में मिलेंगे। अगर नदी घाटियों में मिले तो प्लेसर भंडार कहलाते हैं, अगर चट्टानों के अंदर मिल रहे तो हम धातु रेखा भंडार कहते हैं। बात समझ में आई है। अब इसकी भी एक सहायक नदी, उसका नाम है रिहंद नदी, रिहंद। इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये क्या क्या कहने का, यहाँ बैठ कर ध्यान से सुन लो। इस पे एक बांध बनाया गया, बांध बनाया गया इस पे एक, उसका नाम है रिहंद बांध। दिक्कत इस नहीं है, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम कहीं और, पेज कहीं और फंसा हुआ, देखो इसका नाम है रिहंद बांध, रिहंद। अरे भाई दिक्कत इस नहीं है, इसके पीछे का जितना भी इलाका ना बांध बनाने में पानी भर जाए, इतना एरिया में पानी भर गया। और पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी झील बन गई यहाँ, और ऐसी झील बन गई पूरे भारत की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का झील नहीं, वो आकार क्षेत्रफल में वो मनुष्य ने बनाई, आया तो वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई, यह मनुष्य ने बनाई। पूरे भारत की सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील जो मनुष्य के द्वारा बनाई, वो आती जो वहाँ बांध पड़ता ना ऊपर, वहाँ गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद सागर बांध पड़ता, जो सतलज नदी आ रही थी वहाँ, आज समझ वो पड़ता, पर उसके हिमाचल प्रदेश में पड़ता, पहले बात थी, अब यह हो चुकी। याद रखना, रिहंद बांध के पीछे
पूरे जो झील बनाई गई उसे बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद, और उसका नाम था गोविंद सागर झील। इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और यह कृत्रिम झील है, पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसलिए मैंने इसके बारे में पढ़ाया है कहीं। पता लग गया मेरा बल क्यों दे रहा था इसके ऊपर। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी? सोन नदी की। सोन नदी। रिहंद नदी पर कौन सा बांध बना? रिहंद बांध। रिहंद बांध के पीछे एक झील बना दी गई, पानी रुका। तो वो जो झील बनी वो मनुष्य ने तो बनाई है, तो झील बनी की या कृत्रिम रूप से भी, कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य ने बनाई, अप्राकृतिक वो जो प्रकृति ने बनाई। वैसे पूरे भारत की सबसे जो बड़ी झील है उसका नाम चिल्का झील है ऐसे, लेकिन वो आकार में ना, आकार छिपलेगी तो मतलब वो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? तो इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या नाम है? गोविंद गोविंद वल्लभ पंत। इनकी स्टोरी बताता हूँ। कुछ पता नहीं के बारे में, गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कुछ पता नहीं के बारे में। कभी टाइम मिला नहीं मैंने पढ़ना, इनकी स्टोरी जरूर पढ़ रहा। गोविंद वल्लभ पंत सागर लिख दिया। इस गोविंद वल्लभ पंत सागर है इस झील का नाम। इस पर लिखना है मैप इस तरह बनाकर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। उसके बाद जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ना, ये पड़ती है सोनभद्र जिले के अंदर, यूपी में पड़ता है। और यूपी का सोनभद्र जिला बहुत फेमस है। क्यों फेमस है बता दूं मुझे, आज जाओ। 4 राज्यों में फैला, बस यह झील भी यही पड़ती है सोनभद्र जिले में। यूपी का सोनभद्र जिला, यूपी का सोनभद्र जिला। और क्यों फेमस है? यह जो झील इसलिए फेमस है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। उन्नीस गांव के लोगों को विस्थापित करना पड़ा है यहाँ से। 19 गांव के लोगों को घर छोड़ना पड़ा है यहाँ से। सोच सको तुम, 19 गांव खाली कर दिए गए जब ये झील का निर्माण हुआ है, रिहंद बांध बनाया। ऐसा समझो, और सबको 2-2 लाख रुपए मिले। बेचारा घर भी था, किसी ने 3-3 मंजिल बनाई थी, किसी ने 4-4 मंजिल बनाई थी। बहुत विरोध हुआ था इस बांध का, बहुत लोग बहुत रोए, छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे। ऐसा समझो, लेकिन बहुत पुरानी बात है। लेकिन समस्या तो खड़ी हुई, एक तरफ कहीं पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। ऐसे यहाँ हुआ जिससे केन बेतवा, जो केन बेतवा प्रोजेक्ट चलाया ना हमने, इसके बीच में हमने बांध बनाया, उसका नाम भी राजदेव बना। सर्च करना उसके बारे में, केन बेतवा जो प्रोजेक्ट, इसका वीडियो भेजूंगा देखो ग्रुप में। केन बेतवा जो प्रोजेक्ट बनाया गया, केन बेतवा को जोड़कर ना भारत के अंदर सूखे की समस्या को समाप्त करने के लिए, बुंदेलखंड के अंदर सूखे की समस्या को समाप्त करी जा सके। यूपी के अंदर जो बुंदेलखंड है ना, उसे सूखे की समस्या में समाप्त करी जा सके, इसलिए इसे जोड़ दिया गया। और जोड़कर यहाँ के लोगों को ना, ताकि सुकून प्राप्त हो सके, पानी प्राप्त हो सके, जल प्राप्त हो सके। जल ही तो जीवन है यार। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है उनके। चलो एक बार इसका पोस्टमार्टम कर लो। एक बार इसका पोस्टमार्टम कर लो। कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी कहां से निकल रही? अमरकंटक चोटी कहां पड़ती है? मध्य। अच्छा अभी बताओ, या सोन नदी किससे मिलती है जाकर? बिहार से मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? दाना पानी, दानीपुर नहीं, दानापुर, दानापुर नहीं है, यो जिनपुर, दानापुर नहीं जिनपुर। मजाक कर रहा है, जिन चुड़ैलपुर, दाने। अच्छा चुप हो जाओ, बात ना करो। उसके बाद इस पे बांध बनाया गया, बाणा सागर बनाई गई। बाणा सागर परियोजना किसकी सहायता था? एमपी, यूपी और झारखंड की सहायता था। अच्छा, सोन नदी की एक सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम है रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर एक बांध बनाया, रिहंद बांध। उसके पीछे बन गई झील, आया समझ? उसके पीछे बन गई ना एक झील, उस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। यह पड़ती है यूपी के सोनभद्र जिले के अंदर। और सोनभद्र जिला पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से टच होती है। बहुत फेमस है जिला सोनभद्र जिला। सबसे भारत की ना सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। वैसे पूरे भारत की सबसे बड़ी जो झील है ना, उसका नाम है चिल्का झील। और जो मीठे पानी की झील है उसका नाम है वुलर झील। वुलर झील कहाँ पड़ती है? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के उसमें आ जावा गोखुर झील। अब तो कट चुकी पूरी पूरी, क्योंकि विसर्पण करती जाती है ना नदी, ऐसा करके जा रही है पूरी पूरी नदी, तो कट चुकी है पूरी झील। समझ में आया बात है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई?
कोई दिक्कत है अंत तक, दांत ही भीतर कर दी जाए, किसी से नहीं है, एडजस्ट नहीं होता मेरे को। यहाँ तो बता दो कोई दिक्कत है क्या? आज गंगा नदी तंत्र हमारा समाप्त होने जा रहा है। गंगा नदी तंत्र पर तो कुछ सवाल पूछना तो पूछ लो, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें गंगा नदी तंत्र को तैयार करने में भी ना काफी दिन लग जाएंगे। टोंस नदी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मेरा मूड है पढ़ाने का। पुनपुन बस याद रख लो, बहुत बड़ी बात हो तो किसी को पता भी नहीं है, किसी के नक्शे मिलने के भी तो वो जो मैंने नक्शा बनवाया उसमें मिलेगी। कौन सी? हुगली तो गंगा में निकली थी, इसकी सहायक नदी थोड़ा ही है, उसमें तो निकली थी, तो गंगा में निकली, पढ़ना का। अभी हम नीचे आके पढ़ेंगे नामदौर के दक्षिण भारत की नदियां बाद में पढ़ेंगे। अभी अभी गंगा नदी तंत्र की बात कर, बकवास रह जाता बैठ के। गंगा नदी तंत्र अब खत्म हो चुका। गंगा नदी तंत्र के बारे में इतनी बात थी, आज जो मैंने पढ़ाया ना एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ। ये विदिशा, पहले सिंध नदी के बारे में जान लो। सिंध नदी के बारे में क्या क्या जान, पूरी आज जो पढ़ा है क्लास में तो क्या याद होना चाहिए बच्चे के। आज हमने पढ़ा कि जो ये जो सिंध नदी है ना, सिंध नदी जो वहां निकलती है नैनवास ताल से, ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। कौन सा जिला? विदिशा। कौन सी नदी निकली? सिंध नदी। कहाँ पहुंच गई? जगमानपुर में। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ डाल दिया अपना जल जाकर? यमुना में। उसके बाद कौन सी नदी आ गई? बेतवा। कहाँ से निकलेगी? रायसीना से। रायसीना कहाँ पड़ता? रायसीना हिल्स भी पहाड़ी हिल स्टेशन है पूरा का पूरा। ऐसे वजह एक स्थान कौन सा? कुमारगांव। ये जल्दी 480 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी, है नहीं। उसके बाद इस पे बांध नहीं पड़ेगा, माता टीला बांध, राजघाट बांध, किस पड़ेगा? बेतवा पर। बेतवा पर ऐसे समझ में। अल्लाह की जब लड़ाई हुई थी, इसका खून हुआ था, रेड 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 लाल लाल, जिसकी तरफ ददरी सबसे ज्यादा हो। आगे चलो, कहाँ पहुंच जाएगी? हमीरपुर में। हमीरपुर में जैसे पहुंच जाएगी यमुना में अपना जिले गिरा गई, अब चल देगी, अब थक गया नदी। ऐसे समझ में, मतलब मैं थक गया, समझ में आया बात। उसके बाद ये क्या है? केन नदी है, केन। अब केन नदी के बारे में देखो, केन नदी कहाँ से निकलती है बताओ? वहां विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। अपना जल कहाँ गिरा है ना? बांदा, बांदा जिले में। किसका जल? बांदा जिला यूपी का। किसकी सहायक नदी? केन नदी। तो इनका नाम तुम एक 24 घंटे जुबान पर एक सुर में पता होना चाहिए, इनका नाम चारों का। इसके बाद में समझ लो गंगा की सहायक नदी आ जाएगी। चारों का नाम एक स्वर में पता होना चाहिए, क्योंकि यमुना की सहायक नदी चंबल सिंध बेतवा केन, 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 चंबल सिंध बेतवा केन। और यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी, उसका नाम है चंबल। समझ गए? ठीक। उसके बाद कर्मनासा नदी, जो कर्मनासा नदी ना वाली थी त्रिशुंक, राक्षस के जैसा मुंह उसका, वहां से निकलती है और बहुत सारा पानी लेके जाती है। और यार ना सुन लो, इसमें जमुना गंगा के अंदर अपना जल गिरा देती, गंगा में अपना जल गिरा देती है। ठीक है। कौन सी नदी है? कर्मनासा। अच्छा, कर्मनासा नदी कहाँ से अपना जल गिराती है? लिखा है बताओ। बिहार के चौसा में मिलती है जाकर, ठीक है। हाँ, चौसा की सहायक नदी है, बिहार के चौसा में मिलती है, इसकी सहायक नदी चौसा में मिलती है। याद रहेगी बात है। उसके बाद कौन सी नदी आई? सोन नदी, जिसके बारे में सब कुछ समझा दिया गया। आज के लिए हम इतना रखते हैं। ये हमारा गंगा नदी तंत्र समाप्त हुआ। एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ, गंगा नदी तंत्र से इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक। इतना ही पढ़ना। और आज के बाद कभी भी यूपीएससी में भी सवाल देख रहा था, मुझे तो कोई सवाल नहीं दिखाई दिया 2011 के बाद, और 2022 तक यूपीएससी में गंगा नदी तंत्र तो कोई सवाल नहीं पूछा डायरेक्ट। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। पीडी में तो भरमार मात्रा में पूछे हुए, भर भर का सवाल पूछता पीडी के अंदर। मेंस में कोई सवाल नहीं पूछा जिससे हम आंसर राइटिंग करे जा सके, है नहीं कुछ। फैक्ट घुसे हुए इसमें सारे। समझ में आ बात है? पढ़ क्यों रहे थे हम? ये टाइम पास नहीं कर रहे हम। मेंस में तो कुछ काम का ही नहीं है, पीडी में तो है। रुक जाओ, मेंस के अंदर यहाँ तो जो पॉइंट निकलेंगे ना, जब हम परियोजना के बारे में पढ़ेंगे कि ये परियोजना सफल, ये प्रोग्राम चलाया गया था सरकार ने, भारत जोड़ो नदी परियोजना, ये जो 2014-15 में चलाई गई है। अच्छा, ये 2005 में चलाया गया प्रोग्राम, ये विफल क्यों हो गया? ऐसे मतलब इसके नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या होंगे? इस नदी को जोड़कर हमने प्रोजेक्ट बनाया था, जब नदी नहीं पता तो फिर क्या पढ़ लोगे? समझ में आई बात? या
तो मेंस की तैयारी करने के लिए ना ब्रॉड माइंड चाहिए, पूरा का पूरा ब्रॉड होलिस्टिक व्यू। मेंस का पेपर यहाँ, तैयारी पता कहाँ की करनी, पेपर है यहाँ से, ऐसे समझ लो। तैयारी पता कहाँ की करनी, तैयारी यहाँ की करनी, रियलिटी बात है। हाँ, कहाँ की करनी, यहाँ की। जब तक यहाँ देखना, पता क्या करो, पेपर देखना स्टार्ट कर दो। जिस दिन पेपर देखना स्टार्ट कर दिया ना, यहाँ पहुंच जाओ तैयारी लेके अपनी। पढ़ाया यहाँ जा, टीचर यही पढ़ा रहे सब, अब बच्चा खुद मेहनत कर अपने पेपर देख के पिछले साल लोगे यहाँ जा। समझ में आया बात यार, उसे पता लगता है कितना पढ़ना, इतना पढ़ना नहीं जितना बताया गया, जितना हवा बनाया गया इसका, इतना है नहीं। इस मतलब अगर मैं कहने लगूँ ना, तुम इसमें से क्या याद करना, मैं पेपर देने जाऊंगा यूपीएससी का, इसमें से क्या याद करना, तो सही आंसर है ना। मैं पेपर देने जा रहा, पेपर के मेरे पढ़े हुए 2 महीने, तुम्हें इसको कभी नहीं पढ़ने का बैठ कर। हार्डली मुझे एक सवाल मिल गया यहाँ, तो मेंस में तो वैसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है चैप्टर को, क्योंकि मेंस में है ही नहीं, है ही खुद नहीं काट दूंगा तो ये गया चैप्टर मेरा, तो समय नहीं बच गया मेरा। तो इतना सा सिलेबस आज समझ लो, बस अपने दिमाग में होता इतना बड़ा बना रखा हमने, आज समझ लो हमने इतना बड़ा बना रखा, इतना सा सिलेबस क्यों पढ़ूं मैं, जब मेंस में ही नहीं आया, सर्वदर्द ही नहीं आया। मेंस में क्या रहा, क्या बार पिछले साल का सवाल उठाया, भूस्खलन, सुनते रहो, ध्यान लगेगा, भूस्खलन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सवाल, और कुछ नहीं मिलने का तुम। भूस्खलन है, उसके बाद हिमस्खलन है, भूस्खलन है, जलवायु परिवर्तन सवाल जोड़ के पूछ रहा, समझ ये आ रहे बस सवाल, और कुछ नहीं। और ये मैं अलग से तुम्हें टॉपिक लूंगा इनका, हिमस्खलन का, भूस्खलन का, आपदा प्रबंधन में, संस्थाओं के नाम भी बताऊंगा, रिपोर्ट भी बताऊंगा, तमीज से कैसे लिखोगे तुम, कभी भी लिख दोगे तुम एग्जाम, कहीं भी कभी भूगोल का सवाल आगा ना, कॉपी तबार कभी कुछ नहीं आनेगा, और बताऊंगा तो कॉपी पे नहीं भरना है ना, साथ साथ अपडेट कैसे करना। लेकिन कॉपी का डाटा अगर तुम्हारे दिमाग में हुआ और जो पेपर में सवाल आने वाला हो नहीं सकता, तुम्हारी सरकमफ्रेंस से बाहर चला जाए। सरकमफ्रेंस जानते हो क्या हो, परिधि से, समझिएगा, इतना सरकमफ्रेंस तुम्हारे माइंड का मैं ब्रॉड कर दूंगा। जब तुम मेरी क्लास को सुनोगे ना बैठ कर, तो तुम्हारा दिमाग ना इस एरिया में नहीं काम कर रहा हो, इससे बाहर निकल चुका हो। ठीक, अभी मैं जब इंडियन सोसाइटी पढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हारा ना तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आ जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। इंडियन सोसाइटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जब भारतीय समाज तथा उसकी विशेषताएं पढ़ोगे, तो तुम्हारे अंदर ना आमूल चूल के परिवर्तन होंगे। एग्जाम तो है नहीं हो, एग्जाम नहीं आए, व्यक्तित्व का एग्जाम हो, व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो उसके अंदर, इंसान की पर्सनैलिटी में सब सुधार आ जा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जा। समझ में आया बात क्या, उसके अंदर जो तुम्हारे अंदर ना पढ़ने के बाद एग्जाम को मूल्य विकसित हो, और तरह तरह के मूल्य विकसित होंगे हर क्षेत्र में, हर चीज को देखने का। और दूसरा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दुनिया में सबसे बड़ी चीज पता क्या है, कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास किसी के पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस तो है ही, क्यों, वो तुम्हारा कभी कमजोर नहीं होने का। जब तक तुम्हारा नंबर आगा ना, जब तक तुम्हारा नंबर आगा, तब तक मैं तुम्हें सीरियस बना चुका हूँ पूरा एग्जाम में। तुम सब कुछ छोड़ चुके हैं, बाबू सोना पुदीना धनिया, तो छोड़ देना चाहिए ये सब, कुछ नहीं है। 4 दिन की चौंचलेबाजी हो, कितने दिन की, 4 दिन की, फिर तेना नहीं बोला, सबने बोला 4 दिन की, क्या दिक्कत होती है, हाँ तो बोल ना, कितने दिन की चौंचलेबाजी है, 4 दिन की चौंचलेबाजी हो, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है, कोई दिक्कत, चले हटा दो। चलो कल को मिलते हैं फिर हम। अच्छा कल को पता क्या पढ़ना हम, गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया, इससे पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, और हिमालय से निकलने वाली नदियों को ना भारत के अंदर 3 भागों में बांटा गया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में वे तथ्य तुम्हारे निकाल कर सामने रखूंगा, उजागर करूंगा, जो तुम्हें हैरान कर देंगे। समझ में आई बात, या ऐसे ऐसे फैक्ट्स मेरे पास मौजूद है, ऐसे ऐसे तथ्य मैं तुमको बताऊंगा जिससे तुम भाव विभोर हो जाओगे। ठीक, तो कल मिलते हैं हम।